नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात होगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बार बार नियम में बदलाव होता रहता है। पहले नियम कुछ थे, अब नियम कुछ हैं। सीईटी के स्कोर को अपडेट कर दिया गया है। साथ में शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुए उस समय आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, लेकिन अब वो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति हरियाणा कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इससे पहले आपको हर फॉर्म के लिए अलग से 248 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती थी और आपको हर फॉर्म हर बार अप्लाई करना पड़ता था। मान लीजिए एक बार पीएन के निकले तो आपने पीएन का अलग से अप्लाई किया, कलरक के निकले तो कलरक के अलग से आपने अप्लाई किए। शुरुआत में जब हरियाणा कौशल रोजगार की शुरुआत हुई उस समय पे कोई भी सीईटी जो भी आपका स्कोर होता था हरियाणा कौशल रोजगार में वो नहीं दिखाया जाता था, लेकिन अभी आपका कौशल रोजगार में स्कोर भी दिखाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ नियम में बदलाव आया है, साथ में रजिस्ट्रेशन और अप्लाई का क्या फंडा है, रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार करेंगे, उसके बाद जब भी आपकी रिक्वायरमेंट निकलेगी तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है एक NSQF सर्टिफिकेट को लेकर के। NSQF सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ में बताऊंगा किस प्रकार आप NSQF में कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में आपको NSQF सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना, इस ऑप्शन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं हरियाणा कौशल रोजगार का जो नोटिस आया हुआ है। हालांकि नोटिस पुराना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस नोटिस में कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डाउट की बनी हुई हैं, तो इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एज को लेकर के। तो यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो आपका पॉइंट है ये आपका एज के लेकर के है, यानी कि जो एज है हरियाणा कौशल रोजगार में जो आपकी मिनिमम एज है वो आपकी 18 ईयर रहेगी यहाँ पे, और मैक्सिमम जो एज आपकी 42 ईयर रहेगी, यानी कि 18 से 42 के बीच में जिसकी उम्र है वो कैंडिडेट हरियाणा कौशल रोजगार में अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट इसमें एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो 5 साल का आपको एज में छूट दिया गया है। उसमें आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी छूट रहेगी। साथ में इन्होंने बताया है जो आपका एक्सपीरियंस है, मान लीजिए यदि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार 1 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 साल की छूट मिल गई तो आप 44 तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी कैंडिडेट के पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसे केवल 5 साल की ही छूट मिलेगी, यानी कि एक्सपीरियंस के व्याप पे वो मैक्सिमम 5 साल की ही छूट ले सकता है। 5 साल से ज़्यादा की छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं आपकी स्कोर की। तो पहले स्कोर जो था आपका वो 150 में से था, लेकिन अभी जो आपका स्कोर है वो आपका 140 में से है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपका 140 यहाँ पे टोटल पॉइंट आए हुए हैं। थोड़ा सा हम इसको अनजूम कर लेते हैं, अभी आप इसको क्लियर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए जो आपका शुरुआती है वो आपके 40 पॉइंट यानी कि 40 पॉइंट जो आपके रहेंगे वो आपके इनकम बेसिस पे रहेंगे, यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम है। अभी भी बहुत से कैंडिडेट्स की जो फैमिली आईडी में इनकम है वो डिक्लेयर है। मान लीजिए आपके किसी भी मेंबर की डेथ हो गई है और आपने उसको फैमिली आईडी में से हटवा दिया है तो भी आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वो डिक्लेयर्ड आ जाएगी, आपको दोबारा से वेरीफाई करवानी पड़ेगी। या फिर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ को ऐड कर लिया है, या फिर शादी पहले हो चुकी है आपने बच्चे को ऐड कर लिया है, उस केस में भी जो आपकी इनकम है वो डिक्लेयर आ जाती है। तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना पड़ेगा और आपको दोबारा से इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करवानी पड़ेगी। जो ये आपके 40 पॉइंट दिए जा रहे हैं ये केवल वेरीफाइड इनकम के ही दिए जा रहे हैं। जिस कैंडिडेट की फैमिली आईडी में वेरीफाइड इनकम है उसके भी आप पे 40 पॉइंट रहेंगे। अब 40 पॉइंट में भी थोड़ा डाउट है कैंडिडेट्स का कि किसको कितने अंक मिलेंगे, वो हम आपको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे। एक बार हम टोटल 100 पॉइंट की बात कर लेते हैं कि किस किस चीज़ के आपको 100 पॉइंट दिए जा रहे हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो आपका 10 पॉइंट दिए जा रहे हैं एज के ऊपर। जो आपका एज है 18 से 42, इसमें इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके अनुसार आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। इसके भी हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस एज के ग्रुप को कितने अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के 10 पॉइंट आपको एज के नाम के दिए जाएंगे। उसके पश्चात 5 पॉइंट आपके स्किल क्वालिफिकेशन के रहेंगे। जो मैं आपको बता रहा था जो आपका NSQF सर्टिफिकेट है वो स्किल क्वालिफिकेशन में आता है। साथ में जो आपका टेक्निकल यानी कि ITI वगैरह हो गया वो भी आपका स्किल क्वालिफिकेशन में आता है। तो ये जो सब पॉइंट हैं ये 5 पॉइंट आपके स्किल क्वालिफिकेशन के दिए जाएंगे। उसके पश्चात आपके 5 पॉइंट हायर एजुकेशन के रखे हुए हैं।
हायर एजुकेशन से मतलब आप समझ सकते हैं, इन्होंने ब्रीफ में बताया हुआ है कि जो 8th पास है उसके ऊपर जो क्वालिफिकेशन है वो हायर क्वालिफिकेशन में काउंट की जाएंगी। लेकिन हायर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है, मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट आप अप्लाई कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट मान लीजिए आपके पास 10th पास पे है वो रिक्वायरमेंट है, और आपके पास 12th ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उनमें जो आपकी क्वालिफिकेशन हो 12th के ऊपर जो क्वालिफिकेशन हुई वो आपकी हायर क्वालिफिकेशन होगी। या फिर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन बेस आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन से भी ऊपर है, तो वो आपकी हायर क्वालिफिकेशन में काउंट हो जाएगी और 5 नंबर आपको हायर क्वालिफिकेशन के दिए जाएंगे। उसके पश्चात सोशियो इकोनॉमिक के आपके 10 पॉइंट रहेंगे। सोशियो इकोनॉमिक में आपके अलग अलग ऑप्शन आते हैं, नो गवर्नमेंट जॉब का, फादरलेस वगैरह का, ये सब आपका सोशियो इकोनॉमिक में आता है। आप बखूबी जानते होंगे हरियाणा में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर काफी इसमें से मिल रहे हैं, तो 10 पॉइंट आपके यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के रहेंगे। उसके पश्चात 10 नंबर आपके सीईटी स्कोर में रहेंगे। जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है उस कैंडिडेट्स को 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यहाँ पे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ कि आपके कितने नंबर हैं, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। जिसका सीईटी क्वालिफाई है उसको सभी को 10 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके पश्चात इजी ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर डिटेल प्रिविजन, यानी कि ये है कि जब आप जॉब करेंगे, जो आपका जॉब का आपका जो एरिया रहेगा, मान लीजिए मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा जो ब्लॉक है वो कनीना ब्लॉक है, तो यदि मेरे को कनीना ब्लॉक में जॉब मिलती है, मैं कनीना ब्लॉक के लिए जॉब में अप्लाई करता हूं, तो 10 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनमें आपका यमुनानगर या फिर अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इस डिस्ट्रिक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है तो यहाँ पे जो नंबर आपके 10 पॉइंट है, ये पॉइंट उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो अपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ ब्लॉक में अप्लाई कर रहे हैं। उसके पश्चात आपका स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है। स्टेट गवर्नमेंट एक्सपीरियंस में आपके 10 पॉइंट रखे गए हैं और कुल मिला के जो टोटल पॉइंट आपके 100 पॉइंट का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है कि 100 पॉइंट आपके किस चीज़ के हैं, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका इन्हीं 100 पॉइंट के अंदर से होगा। पहले ये जो संख्या थी पॉइंट की वो 150 थी, लेकिन अब उनको निरस्त कर दिया गया है, वो हटा दिए गए हैं। अब आपका सिलेक्शन है वो केवल 100 पॉइंट के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल में, मैंने आपको बोला था कि इनकम के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि जो 40 पॉइंट आपके बांटे गए हैं वो किस आधार पे बांटे गए हैं। तो इसमें देख लीजिए, जिन कैंडिडेट्स की इनकम है, जो वेरीफाइड इनकम है परिवार पहचान पत्र में, वो इनकम यदि आपकी 1 लाख तक है तो आपको 40 पॉइंट दिए जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 40 पॉइंट। जिनकी इनकम 1 लाख तक वेरीफाई है उनको मैक्सिमम 40 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात ये जो आपका एक और डाउट बनता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का कि जो इनकम है उसमें रेंज चलती है आपकी 1 लाख से 1,40,000, 75 से 1 लाख, एक होती है आपकी 1,80 से 3 लाख। तो इसमें वो बोलते हैं कि सर हमारी तो 1,80 से 3 लाख है तो हमारी इनकम 1,80 होगी। ऐसा नहीं है, जिनके रेंज में वेरीफाई इनकम है उनका जो मैक्सिमम होता है, मान लीजिए आपकी इनकम वेरीफाइड है 1,80 से 3 लाख, तो जो आपका 3 लाख मैक्सिमम है वो 3 लाख आपकी इनकम मानी जाएगी। यदि आप आते हैं 75 से 1 लाख की रेंज में तो आपका 1 लाख वेरीफाइड है। यदि आप 1 लाख से 1,40,000 की रेंज में आते हैं तो वो इनकम आपकी 1 लाख से अबव में काउंट होगी, 1 लाख में काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे इस चीज का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है, यदि आपकी इनकम 1 लाख से 1 और 1,80,000, यानी कि वही रेंज मैंने आपको बता दी, 1 लाख से 1,80,000 की जो रेंज में आते हैं उनकी इनकम आपकी यहाँ पे 30 पॉइंट रहेगी, यानी उनको इनकम के 30 पॉइंट मिलेंगे। यदि आपकी इनकम 1,80 तक वेरीफाई है तो आपको 30 पॉइंट यहाँ पे दिए जाएंगे। जिनकी 1,80 से 3 लाख के बीच में स्लैब है उनको यहाँ पे 20 पॉइंट दिए जाएंगे, और जिनके 3 लाख से 6 लाख है उनको यहाँ पे 10 पॉइंट दिए जाएंगे। जिनकी इनकम 6 लाख से अबव वेरीफाई है, 6 से 8 लाख हो या फिर 8 लाख से अबव हो, उनको यहाँ पे इनकम का कोई भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। 40 में से उनको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा जो इनकम का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या क्या पॉइंट आपके इनकम के रहेंगे, वो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो एज के पॉइंट है उसमें आपके केवल 2 ही स्लैब बनाए हुए हैं। यदि आपकी एज 42 से 360 यानी कि 24 से 36 आपकी जो उम्र है उसमें आपके 10 पॉइंट रहेंगे। 24 से 36 की उम्र में आपके 10 पॉइंट रहेंगे और 36 से 42 की उम्र में आपके 5 पॉइंट रहेंगे। इसमें केवल 2 ही स्लैब हैं क्योंकि मैक्सिमम आपका पॉइंट 10 है और मिनिमम इसमें 5 है। या तो आपको 5 या 10 मिलेंगे या फिर आपको इसके अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया है। साथ में हम यहाँ पे अगर बात करें स्किल क्वालिफिकेशन की, तो स्किल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए आपके सामने स्किल क्वालिफिकेशन के यहाँ पे इन्होंने 5 पॉइंट बताए हुए हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे वेजिब ऑफ मैक्सिमम 5 पॉइंट शैल बी एडमिसिबल टू कैंडिडेट हैविंग स्किल सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीवीटी, एससीवीटी और आपकी एसवीएसयू यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ITI ओनली फॉर रिलेवेंट जॉब रोल्स।
यानी कि जो आपका स्किल क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका NSQF भी रहेगा, साथ में आपका टेक्निकल भी रहेगा, हायर क्वालिफिकेशन वगैरह, इन सब के आपके मैंने आपको पहले बता दिए थे, 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के 5 पॉइंट अलग से हैं, और आपका NSQF हो या फिर आपका टेक्निकल ITI वगैरह हो, उनके 5 पॉइंट आपके अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक के लिए। तो आपका जो सोशियो इकोनॉमिक है उसके 10 पॉइंट है, इसमें आपके ऑर्फन के 10 हैं, विडो के 5 है, फादरलेस के आपके 5 पॉइंट है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट ही सोशियो इकोनॉमिक के मिलेंगे। यदि आप ऐसी कैटेगरी में लाई करते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा बन रहे हैं तो भी आपको केवल 10 पॉइंट ही दिए जाएंगे। उसके पश्चात हम बात करते हैं 10 पॉइंट की। तो वेजेज ऑफ 10 मार्क्स शैल बी एडमिसिबल टू ए कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यदि आपका CET क्वालिफाई हो गया है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपके नंबर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके कितने नंबर आए थे या कितने नहीं आए थे। यदि आपने CET क्वालिफाई कर लिया है तो आपके 10 नंबर यहाँ पे लगेंगे, चाहे वो CET C, D, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका CD का वहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है, आप C भी डाल सकते हैं, D भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आपका CET क्वालिफाई है तो आपको यहाँ पे 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे चलते हैं 10 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। सेम ब्लॉक या फिर नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं तो 10 पॉइंट, एडजॉइनिंग ब्लॉक या फिर वो आपका नगर पालिका हो या फिर नगर परिषद क्षेत्र हो, उसमें आपका यहाँ पे 5 पॉइंट। ठीक है, तो जो ईजी ऑफ डेवलपमेंट के आपके 10 पॉइंट थे वो भी मैंने आपको ब्रीफ में बता दिए हैं। उसके पश्चात आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस के आपके 10 पॉइंट दिए हुए हैं। सेम आपका वही रूल रहेगा कि आपका जो 1 ईयर है, 1 साल का आपको 1 पॉइंट दिए जाएंगे। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट रहेंगे। यदि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था, उसका जो न्यू फॉर्मेट यहाँ पे आया हुआ है, वो न्यू फॉर्मेट मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। 100 पॉइंट किस चीज़ के हैं, इसमें आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब मैं आपको फॉर्म तो फिल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फॉर्म सभी को आते हैं। फॉर्म में जो डिफिकल्ट स्टेप है जिसमें NSQF में आपको डाउट है, वो एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ NSQF में आपको क्या करना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन है, ये आप कब तक कर सकते हैं। उसके पश्चात जॉब अप्लाई कैसे करनी है, इन 2 मुद्दों पे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए मैं एक बार एक फॉर्म को लॉगिन कर लेता हूँ। फॉर्म लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल हरियाणा कौशल रोजगार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपका जॉब एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है, यहाँ से आप जॉब एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, जो भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अब मान लीजिए हाल ही में मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे ये आपका MTS निकला हुआ है, इसमें आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है, साथ में इसमें चरखी दादरी अम्बाड़ा लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट काउंट है, महेंद्रगढ़ भी काउंट है। तो कुल मिला के आपका लगभग 12-13 तरह का पोस्ट निकली हुई है, 16 तरह की पोस्ट है, जिसमें जिसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सामने दिया हुआ है। लास्ट डेट इनकी 27 जनवरी रहेगी। जिस कैंडिडेट को ये अप्लाई करवाना है, अभी कौशल रोजगार की साइट अच्छे से चल रही है, वो कैंडिडेट कौशल रोजगार का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब मैं एक बार आपको एक फॉर्म लॉगिन करके NSQF का डाउट और हायर क्वालिफिकेशन का डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन किस स्टेप तक है, वो आप कब कर सकते हैं, और आपका जो एडिशनल जो आप पोस्ट अप्लाई करेंगे वो आप कब कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं एक फॉर्म को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए सिंपल आपको यहाँ जो फैमिली ID है कैंडिडेट की, वो फैमिली ID आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे हम फैमिली ID डालेंगे, डिस्प्ले मेंबर पर आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करने के पश्चात मेंबर की यहाँ पे लिस्ट आई हुई है, किसी भी एक मेंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जिसका आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं अजय का भरना चाह रहा हूँ, अजय का सिलेक्ट करके गेट PPP वेरिफिकेशन OTP, यहाँ पे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपकी फैमिली ID में, उस पर आपका OTP जाएगा। अब देख लीजिए कैंडिडेट का यहाँ से हमने OTP डाल लिया है, हम वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP करते ही आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमने जैसे इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के पश्चात इस कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म भरा हुआ है, तो देख लीजिए। अब एक बार मैं समझा देता हूँ आपका क्या कुछ है इसमें। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल रहेंगी, सेकंड में आपका एजुकेशन, थर्ड में आपका सोशियो इकोनॉमिक, फोर्थ में आपका एक्सपीरियंस। तो 4 स्टेप है ये आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तक के हैं। फिफ्थ स्टेप है अप्लाई फॉर अ जॉब। 4 स्टेप आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, इनकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है। आप चाहें तो पहले से अपने कंप्लीट करके रखें, ये केवल एक रजिस्ट्रेशन का माध्यम है 4 स्टेप तक। और 5वां जो स्टेप आपका अप्लाई फॉर ए जॉब, जब भी कोई जॉब निकलती है, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है, आप डायरेक्ट अप्लाई फॉर अ जॉब पे भी आ सकते हैं। ठीक है, इस कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, तो यहाँ पे इसकी पर्सनल डिटेल आई हुई है, इसमें हम कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे। इसमें देख लीजिए इनका नेम आ गया, फुल नेम, इंग्लिश हिंदी में फादर नेम, मदर नेम, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जेंडर, साथ में इनका कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, फिर इनकी अदर डिटेल होगी, यानी इनको डिसेबिलिटी है कि नहीं है, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है, साथ में इनकी इनकम भी दिखाई हुई है, इनकम वेरीफाइड है या नहीं है, यस नो दोनों इनके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, सिंपल हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही हम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएंगे।
जहां आपकी NSQF सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसमें देखिए जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने डाली हुई है, और जो आपका NSQF सर्टिफिकेट है यहाँ से आपको यस करना पड़ेगा। अब इस कैंडिडेट ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है तो इसकी कोई भी डिटेल एडिट नहीं हो रही है। यदि आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको इसको अलग से ग्रीवेंस लगानी पड़ेगी, फिर आपका फॉर्म एडिट मोड पे आ जाएगा। लास्ट में जहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है वहाँ भी आप एडिट की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी ओपन होके। इसमें यदि आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, योर एप्लीकेशन इज ऑलरेडी फाइनल सबमिटेड, रिक्वेस्ट टू रीओपन फाइनल सबमिट। यदि आपको रीओपन करना है, मान लीजिए आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करनी है, तो यहाँ से आप रीओपन की जैसे रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपका फॉर्म रीओपन हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्म को रीओपन नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको डायरेक्ट एक बार जॉब अप्लाई के बारे में बता देता हूँ, फिर हम एक अलग से फॉर्म लॉगिन करेंगे जो ऑलरेडी रीओपन है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन और NSQF की डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ से इस कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल आपने रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ने कर रखा है, 4 स्टेप इसके कंप्लीट है, आप नीचे देख चुके हैं। इसका फॉर्म फाइनल सबमिट है। इसको डायरेक्ट जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे करते ही इसको डायरेक्ट 5 स्टेप पे आना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर्म लॉगिन किया डायरेक्ट वो 5 स्टेप पे आए। इसमें जो जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है वो यहाँ पे दर्शाई हुई है। मान लीजिए अब इसको बेलदार के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, करते ही आपका आ गया कांग्रेचुलेसन अप्लाइड सक्सेसफुली। इस पे आपको सिंपल ओके कर देना है, यानी कि जो आपकी ये पोस्ट थी वो अप्लाई हो गई। सिंपल आपको सभी में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट निकलती है उसमें केवल आपको अप्लाई पे ही क्लिक करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, उसका कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, आप ये स्वयं भी अपने फ़ोन से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी CSC सेंटर से करवा लीजिए, क्योंकि उसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, साथ में कुछ गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप एक बार अच्छे से CSC सेंटर से करवा लें। उसके पश्चात जब भी आपको अप्लाई करना हो आप सिंपल आपका जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लॉगिन है उसमें फैमिली ID नंबर डालें, कैंडिडेट सेलेक्ट करें, स्टेप नंबर 5 पर आएँ और इसमें डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं चौकीदार करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका दोबारा से कांग्रेचुलेसन आ गया है। अब जो इस कैंडिडेट ने पोस्ट अप्लाई की है वो आपका जस्ट बिल्कुल नीचे नीचे शो करेगा। ये देख लीजिए जो इसकी अप्लाइड जॉब है, यहाँ पे आया हुआ है अप्लाइड जॉब। अप्लाइड जॉब में इसने 6 तरह की पोस्ट अप्लाई कर रखी है, कुक, मैसेंजर, चौकीदार, कलरक, PN, बेलदार। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है इसके सामने दिखाई हुई है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन नहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल देख के अप्लाई करना है कि आप इसमें एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो आपने अभी तक अप्लाई की है जितनी भी पोस्ट, चाहे उनकी डेट जा चुकी हो चाहे नहीं गई हो, जो भी आपने अप्लाई की है अप्लाइड पोस्ट आपकी यहाँ शो करेगा। ठीक है, तो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और अप्लाई फॉर अ जॉब दोनों का डाउट क्लियर हो गया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन 4 स्टेप तक है, 5 स्टेप में आपका अप्लाई जॉब है। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करवा सकते हैं, इसकी कोई अंतिम तिथि नहीं होती है। अप्लाई जॉब की आपकी अंतिम तिथि होती है जो आपके सामने दी हुई है। यदि आप 27 जनवरी के बाद अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे आपका अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ये सब यहाँ से गायब हो जाएगा, कोई भी आपके सामने रिक्वायरमेंट शो नहीं करेगा, ना ही कोई अप्लाई का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो ये हो गया आपका वैकेंट जॉब का अप्लाई करने का प्रोसेस। अब मैं एक बार डायरेक्ट आपको NSQF और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके स्टेप पे लेके चलता हूं, जो फॉर्म हमारा ऑलरेडी ओपन है। अब देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे NSQF स्किल सर्टिफिकेट के लिए यस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे चूज NSQF सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT, SCVT या फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल आपको 2-3 चीजें समझाऊंगा। ठीक है, उसमें आपका सिंपल स्टेप भी हैं, अगर कोई डिटेल में यहाँ पे जानना चाहे तो डिटेल में भी जान सकता है। तो इसके लिए मैं एक बार आपको ITI का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। पहले ये आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है। अब इसमें देखिए NSQF लेवल 5 आपका लिखा हुआ है। चाहे फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो या फिर अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो या फिर आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भी कुछ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उनका कोई भी सर्टिफिकेट हो आपका NSQF लेवल जरूर मेंशन मिलेगा उस सर्टिफिकेट में। चाहे आपका NSQF लेवल 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। यदि आपका NSQF लेवल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट में उसमें ऐड कर सकते हैं। जिनके पास भी ITI के सर्टिफिकेट है या कोई और भी सर्टिफिकेट है, यदि आपका NSQF लेवल उस पर मेंशन है तो ही आप यहाँ पे NSQF सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ITI वाले कैंडिडेट्स का सभी का NSQF लेवल वहाँ पे मेंशन मिलेगा। हाँ, ये दिक्कत हो सकती है, मान लीजिए कुछ कोर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन मान लेते हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पे, जो पुराने सर्टिफिकेट है हो सकता है उनमें NSQF लेवल 4 मिले, नई वाली पे 5 मिले, क्योंकि जो लेवल है इनमें बार बार पे अपडेट होता रहता है। पहले लेवल कुछ था, अभी लेवल उसको बढ़ा दिया है, किसी कोर्सेज के लेवल को घटा दिया है, इसमें लेवल के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन चलती है। तो यहाँ पे NSQF लेवल है, यहाँ से हम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं।
मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन ही करना है, हम इलेक्ट्रीशियन ले लेते हैं, ELECTRICIAN, ठीक है। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन सर्च किया, इलेक्ट्रीशियन सर्च करते इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। वैसे आपको यदि डाउटफुल नहीं होना है तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है। वो डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपका किस ऑप्शन में आएगा, क्योंकि इसके लिए डिपार्टमेंट ने कोई भी गाइडलाइन नहीं डाल रखी है। ऐसे बहुत सारे NSQF सर्टिफिकेट बने हुए हैं जिनका इस लिस्ट में कोई जिक्र ही नहीं है, यानी कि उनका कोड इस लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। या फिर ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनका इस लिस्ट में मेंशन है लेकिन वो कोड है वो अपडेट हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इस लिस्ट में अपडेट नहीं है। तो एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका साइट है dgt.gov.in, इसमें CTS डिटेल्स आई हुई हैं। इसमें आपके सारे कोर्स हैं, जो भी कोर्स आप सर्च करेंगे, चाहे आपका अप्रेंटिस हो चाहे आपका ITI हो। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रीशियन कर रखा है। जैसे हम इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा PDF आपके सामने आएगा, ठीक है। उसमें आपको ट्रेड कोड सेलेक्ट करना है। इसमें आपका ट्रेड कोड दिया हुआ है DGT1001। अब जब यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, इसमें आपको बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करना है और आप जब इलेक्ट्रीशियन के लिए सर्च करेंगे तो आपको कोर्स मिलेगा DGT1001, ELECTRICIAN। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रीशियन को सर्च कर दिया है। अब ये इलेक्ट्रीशियन सर्च हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको DGT1001 जरूर मिलेगा। वो कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ, इसमें यहीं कहीं आसपास होगा, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन DGT1001, ठीक है। तो ये आपके कोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सेम मैंने एक वेल्डर का भी देख रखा है यहाँ पे। यदि वेल्डर आप करते हैं तो DGT1004 मिलेगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें। आप इस लिस्ट पे क्लिक करें और उसका कोर्स, वहाँ पे कोर्स का जो ट्रेड कोड है वो निकालें और ट्रेड कोड आपको इस लिस्ट में जरूर मिलेगा, ठीक है। यदि आपका नहीं भी मिलता है तो आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो लिस्ट है वो अपडेटेड कोर्स की डिटेल है। उसमें ट्रेड कोड वहाँ पे चेंज हो गए हैं, इसमें पुराने ट्रेड कोड हैं, तो कुछ एक आपके मैच नहीं होते। उस केस में आप किसी भी एक ट्रेड को, जो आपका DGT आया हुआ है ITI वालों के लिए स्पेशल, वो अपने DGT वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से डालेंगे, डेट ऑन सर्टिफिकेट जो आपकी ITI पे सर्टिफिकेट आई हुई है वो डालेंगे। इश्यूड में आपका NCVT SCVT है तो इसमें से कौन सा भी डालें। उसके बाद आपका विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी डालें। जो आपका PM विश्वकर्मा वाली जो है, कौशल विकास वाले जो NSQF सर्टिफिकेट है वो आपके विश्वकर्मा के भी मिलेंगे लगभग। तो आपके 3 जो ये इंस्टीट्यूट हैं, ये आपके NSQF सर्टिफिकेट है वो आपके जारी करते हैं। तीनों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। तो NSQF का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। NSQF वाले ITI वाले कैंडिडेट NSQF में भी डाल सकते हैं। साथ में आपको जो आपका एजुकेशन का जो ऑप्शन आया हुआ है वहाँ पे भी आप ITI को डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। दोनों जगह आप ITI लगा सकते हैं। जो अप्रेंटिस किए हुए कैंडिडेट हैं वो भी NSQF में जरूर डालें, क्योंकि उनका भी ये NSQF का ही सर्टिफिकेट है। जब आप अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें NSQF लेवल मेंशन है, NSQF लेवल में आपको जरूर डालना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में कोई इशू होना नहीं चाहिए आपका। यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल आपको करनी है। जो भी आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन यहाँ से आप डिटेल कर पाएंगे। उसके पश्चात CET की बात करें तो CET आपको सिंपल यस करना है। यस करते ही आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको, और जो रिजल्ट आपका डेट, जो रिजल्ट की डेट है वो आपको मेंशन करनी है CET में। साइट थोड़ा स्लो है, कुछ नेटवर्क का भी इशू है, इस वजह से नहीं खुल पा रही है। यहाँ पे आपका C या D कौन सा भी ग्रुप हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, स्कोर आपका कितना है, रिजल्ट डेट करके आपको सिंपल सेव सर्टिफिकेट करना है। कहीं कोई सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका NSQF हो गया, CET हो गया और आपके क्वालिफिकेशन होगी। ये सिंपल स्टेप आपको यहाँ से डाल लेने हैं। उसके अलावा भी यदि किसी का हरियाणा कौशल रोजगार के लिए कोई डाउट बचता है तो कैंडिडेट हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बता देंगे। साथ में जो कैंडिडेट कंप्लीट फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे आपका व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। जब आप व्यू प्रोफाइल करेंगे तो आपका वहाँ पे CET का स्कोर शो करेगा कि आपका किस चीज़ का कितना स्कोर आपका मिला हुआ है। किसी किसी के पॉइंट शो नहीं करता है। 2-4 दिन बाद आप जब उसका व्यू प्रोफाइल करेंगे तो वहाँ पे आपका CET का स्कोर मेंशन करेगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कौन सी चीज़ के कितने नंबर मिले हैं। CET की अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, CET के स्कोर यहाँ पे नहीं दिखाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है हम ज़रूर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।